नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ज्वार भाटा के बारे में। हम देखेंगे कि पृथ्वी पर ज्वार भाटा कैसे आता है। ये वीडियो दरअसल हमारी जो ज्योग्राफी की श्रृंखला थी उसमें छूटा हुआ वीडियो था और ये एक तरीके से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो भी, जिसके ऊपर मैंने वीडियो इस पर नहीं बनाया था। आगे के आने वाले समय में मैं बता दूं कि एक दो टॉपिक और छूटे हुए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट, जैसे चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, और दूसरा मैंने वर्षा के बारे में नहीं बताया। वो आने वाली वीडियो में वर्षा के बारे में भी आपको अच्छे से बताएंगे। और ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करने वाले हैं ज्वार भाटा आखिर होता क्या है उसके बारे में देखेंगे। काफ़ी पीछे डायग्राम बने हुए हैं, इनके जरिए हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर ज्वार भाटा क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, कब आते हैं, कैसे आते हैं, उन सब की हम जिक्र करेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। आप इसको काफ़ी लंबा ही वीडियो बनेगा, इसलिए आप जब बिल्कुल फुर्सत से हो तभी इस वीडियो को देखिएगा, नहीं तो आपको समझ में आएगा नहीं। मैं बता दूँ कि कोई भी पिंड होता है उसको अपना एक उसका आकर्षण बल होता है, जिससे वो क्या करता है, अनेक वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित कर देता है। जितना बड़ा पिंड होगा वो अपनी तरफ उतनी तेजी से उसको आकर्षित करता है। उसी तरीके से पृथ्वी है, उसी तरीके से चंद्रमा है, उसी तरीके से सूर्य हैं। जब क्या करते हैं, अपने आकर्षण बल की वजह से वो एक दूसरे पिंड को आकर्षित करते हैं और उसी की वजह से इसको ट्रैक्शन भी कहते हैं, उसकी तरफ उसको अपनी तरफ खींचते हैं। उसी तरीके से चंद्रमा है। चंद्रमा क्या करता है कि वो भी पृथ्वी पर अपना आकर्षण बल की वजह से क्या करता है, वो पृथ्वी को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करता है। लेकिन वो चंद्रमा का जो भार है वो पृथ्वी को अपनी तरफ तो आकर्षित कर नहीं पाता है इस वजह से, लेकिन उसके आकर्षण बल की वजह से जो पृथ्वी पर मौजूद जो जल राशि है वो उसकी तरफ आकर्षित होती है और इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर ये ज्वार की स्थिति पैदा होती है। अर्थात कि जब चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से, या कहें कि सूरज की वजह से ऐसी स्थिति बनती है कि यहाँ पर क्या होता है, समुद्र का जल ऊपर की तरफ उठ जाता है। इस वजह से क्या होता है, ज्वार आता है। इसको टाइड बोलते हैं। तो ज्वार की स्थिति बनती है ऊपर जाना, और उसके बाद में जब नीचे की तरफ पानी जब वापस आता है तो उसको बोलते हैं भाटा। ऐसी स्थिति पृथ्वी पर होती रहती है। कहाँ पर होती, कैसे होती है, वो मैं आपको बताऊंगा। कैसी कैसी स्थितियाँ बनती हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसमें हम काफ़ी ज़्यादा इसमें चीज़ें आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग इसको देखें। ज्वार और भाटा के बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। तो इस पर डायग्राम बना हुआ है, शुरुआत करेंगे पहले डायग्राम से। इसमें हम देखेंगे कि आपको पता है कि पृथ्वी क्या है, पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूम रही है, सूरज का भी चक्कर लगा रही है। इसकी वजह से क्या है, इसमें कई सारे बल भी कार्य करते हैं और उसी के तहत पृथ्वी से चंद्रमा भी आप देख रहे हैं, जहाँ पर एम लिखा हुआ है, ये मून है, ये अर्थ है, ये सन है। इन तीनों को आप ध्यान दीजिएगा ये। और इसकी वजह से क्या होता है, पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर लगा रही है और जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। और ऐसा नहीं कि पृथ्वी तो सूर्य का चक्कर लगा रही, लेकिन चंद्रमा जो है पृथ्वी का लगा रहा है। लेकिन जब पृथ्वी जब सूरज का चक्कर लगाती तो चंद्रमा भी उसके साथ साथ में सूरज का चक्कर लगाता रहता है। लेकिन होता यह है कि दोनों क्या है, एक दूसरे के, कह सकते हैं, मैंने बताया ना कि एक दूसरे से बंधे हुए हैं। आकर्षण बल इस पे इसका काम करता है और ये क्या करता है, जब दोनों एक दूसरे से परिक्रमा करते हैं तो उस वजह से क्या होता है कि जो उभय गुरुत्व केंद्र होता है, उभय गुरुत्व केंद्र क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा एक एग्जाम्पल दे करके बताता हूँ। जैसे मान लीजिए एक ये है और ये मेरी उंगली मान लीजिए, इसको मान लीजिए पृथ्वी है और इसको मान लीजिए ये क्या है, चंद्रमा है। और ये क्या है कि मान लीजिए जैसे मैंने बताया आपको कि ये कुछ इस तरीके से मैं इसको गोल गोल घुमाऊंगा तो देखिए मेरी उंगली भी उसकी तरफ घूम रही है। देखिए आप, ये उसके चारों तरफ ये तो घूम रहा है, लेकिन उसके साथ में मेरी उंगली भी जिस तरफ ये जा रहा है उसी तरफ मेरी उंगली भी उसकी तरफ भाग रही। देखिएगा, देखिए इस तरीके से मैं कर रहा हूँ तो ये भाग रहा है इस तरफ, लेकिन ये भाग रहा है। लेकिन अगर जैसे मैं इस पे ज़्यादा वजन डाल दूंगा, मान लीजिए इस पे मैं थोड़ा सा ज़्यादा वजन मैं इस पे डाल देता हूँ, इसकी तरफ अगर जो मैं ज़्यादा वजन इस पे डाल दूँ तो मेरी उंगली जो हल्की सी जो ये इस तरह हो रही है वो क्या करेगी, ज़्यादा दूर तक जाएगी, ज़्यादा दूर तक जाएगी। क्या होगा, ये ज़्यादा दूर तक जाएगी। और अगर जो रस्सी को भी मैं लंबा कर दूँ, इसके बीच की जो रस्सी है उसको भी अगर जो लंबा कर दिया जाएगा, इतना लंबा कर दीजिए, इससे बड़ा कर दिए, तो जो ये मेरी उंगली जो है ये भी क्या करेगी, काफ़ी दूर तक इसको जाना पड़ेगा, तभी ये क्या करेगी, इसके आसपास चक्कर ये लगाएगा। और इसकी स्थिति देखिए, मान लीजिए यहाँ पर एक गांठ बंधी हुई, ये आप गांठ देख रहे हैं, ये गांठ है। और ये मान लीजिए ये चंद्रमा का जो वो हिस्सा है जो पृथ्वी से दिखता है। तो अगर जो मैं यहाँ की बात करूँ तो अगर जब मैं इसको इस तरफ घुमाऊंगा, अगर हम इसको इस तरफ घुमाएंगे तो स्थिति ये बनेगी, जहाँ जहाँ पर ये गांठ रहेगी उसके सामने ये भी हिस्सा आपको सिर्फ ये जो आप देख रहे हैं टेप है, ये दरअसल इसका जो ये वाला हिस्सा है यही आपको हमेशा दिखेगा, पीछे का हिस्सा नहीं दिखेगा। अगर मैं इसको घुमाऊंगा तो इसके हमेशा सामने वाला ही हिस्सा इससे सामने रहेगा, पीछे वाले हिस्से को हम कभी भी यहाँ से नहीं देख सकते हैं। इसलिए जो चंद्रमा है जो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, तो उसी
तरीके से चक्कर लगा रहा है, जैसे पृथ्वी जिस तरीके से घूर्णन कर रही है उसी तरीके से चंद्रमा भी उसका चक्कर लगा रहा है। इसलिए हमें पृथ्वी पर उस चंद्रमा का एक ही हिस्सा हमें देखने को ये मिलता है। तो ये आप जाने ना, एक ही हिस्सा में चंद्रमा को इसलिए इसका देखने को मिलेगा, इसकी तरफ ये चक्कर लगाएगा। उभय गुरुत्व केंद्र क्या होता है, जब दो पिंड आपस में एक दूसरे की परिक्रमा कर रहे होते हैं, मतलब चक्कर लगा रहे होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, तो उसकी स्थिति में क्या होता है, पृथ्वी का जो गुरुत्व केंद्र है, गुरुत्व केंद्र जो मेन तो ये गुरुत्व केंद्र हो गया, केंद्र में जो इसका है गुरुत्व केंद्र। लेकिन जब चक्कर लगाने की वजह से क्या होता है कि ये पृथ्वी जो ये गुरुत्व केंद्र है ये थोड़ा सा इस तरफ खिसक आता है। किसकी तरफ, चंद्रमा की तरफ। मैंने बताया ना कि अगर जो मेरी उंगली इस तरफ जाएगी तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये जो गुरुत्व केंद्र है वो इसकी तरफ खिसकता है। किसकी तरफ, चंद्रमा की तरफ खिसकेगा। तो ये गुरुत्व केंद्र क्या होगा, इसकी तरफ खिसक जाता है। ये भी आप बताएंगे, इसको हम लोग बोलते हैं उभय गुरुत्व केंद्र, कॉमन सेंटर ग्रेविटी, या इसको बैरी सेंटर के नाम से भी जाना जाता है। इसके 3 नाम है, कॉमन सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बैरी सेंटर, उभय गुरुत्व केंद्र। जिस तरीके से परीक्षा में प्रश्न है आपको उसको उसी तरीके से बताना है। ये जो सापेक्ष आप देख रहे हैं तो ये किसके सापेक्ष है, ये चंद्रमा के सापेक्ष। इसी तरीके से सूरज के सापेक्ष होगा। लेकिन अगर जो ऐसी स्थिति होती कि पृथ्वी का द्रव्यमान कम होता और चंद्रमा का द्रव्यमान थोड़ा ज़्यादा होता तो गुरुत्व केंद्र जो होता वो इसकी तरफ और खिसकता, और अगर जो चंद्रमा पृथ्वी से और दूर होता तो गुरुत्व केंद्र और भी खिसक जाता। अभी मैंने रस्सी की वजह से आपको एग्जाम्पल दे करके बताया था। तो इसका मतलब ये है कि गुरुत्व केंद्र जिस तरीके से चंद्रमा जो है वो इस तरीके से चक्कर लगाएगा पृथ्वी का, उसी तरीके से गुरुत्व केंद्र भी क्या करेगा, उसके चारों तरफ चक्कर लगाएगा। मतलब कि जैसे गुरुत्व केंद्र चंद्रमा अगर यहाँ पर आ जाएगा तो ये गुरुत्व केंद्र भी यहाँ पर आ जाएगा, चंद्रमा यहाँ पर आ जाएगा तो गुरुत्व केंद्र यहाँ पर आ जाएगा, इस तरीके से आएगा। अब एक गुरुत्व केंद्र सूरज का जो गुरुत्व केंद्र है पृथ्वी के सापेक्ष अब देखेंगे तो सूरज का गुरुत्व केंद्र भी यहीं पर आपको देखने को मिलेगा, सूरज के पास में। लेकिन ये पृथ्वी के संदर्भ में, अगर जो आप इसको बृहस्पति के संदर्भ में देखें गुरुत्व केंद्र, तो इसका गुरुत्व केंद्र सूरज के बाहर यहाँ पर कहीं स्थित है। बृहस्पति के संदर्भ में सूरज का गुरुत्व केंद्र कहाँ होगा, सूरज के बाहर की तरफ होगा। तो ये तो आप समझ गए गुरुत्व केंद्र मैं क्यों बता रहा हूँ। अभी हम इसकी चर्चा करेंगे क्योंकि अभी इसकी जरूरत पड़ेगी हमें गुरुत्व केंद्र की, तो भी हम उसको बताएंगे। ये हो गया सूरज, ये हो गया मून, ये अर्थ है, ये आप मैंने बताया कि उभय गुरुत्व केंद्र है। अब इसकी बात करेंगे। अब जैसे मान लीजिए पृथ्वी यहाँ पर है, सूरज वहाँ पर है, चंद्रमा यहाँ पर है। अब अगर जो चंद्रमा क्या करेगा, अब आकर्षण बल की वजह से यहाँ का जो पानी है इसको अपनी तरफ खींचेगा, और इसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पर इस तरफ क्या होगी, ज्वार की स्थिति बनेगी। ये कंडीशन कैसी है, क्योंकि सूरज के सामने तो ये आप मान लीजिए सूरज के सामने तो ये वाला हिस्सा तो यहाँ पर दिन हो, यहाँ पर रात है, सूरज की लाइट इस पर पड़ेगी, इस वजह से ये वाला हिस्सा क्या होगा, पूर्णमासी का दिन होगा। तो ये कैसी स्थिति बनेगी, पूर्णमासी की बनेगी। जब यहाँ पर क्या होगा कि ऐसी स्थिति बनेगी, यहाँ पर कैसा आएगा, दीर्घ ज्वार की स्थिति यहाँ पर ये बनेगी। तो आप याद रखिएगा ऐसी स्थिति बनेगी, दीर्घ ज्वार की स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये कैसा है, ये तब होगा जब ये पूर्णमासी के दिन होगा, तब पूर्णिमा फुल मून का टाइम होगा, ये उस टाइम पे ये यहाँ पर आएगा। क्योंकि अभी आप देखिए ये तो इस हिस्से पर यहाँ पर तो आ ही रहा है, मतलब कि एक तो रात को 12 बजे या जो भी टाइम हो यहाँ पर तो आ ही रहा है गुरुत्वाकर्षण। ये यहाँ पर क्या हो रहा है, ज्वार की स्थिति बन रही है। लेकिन इसके ठीक पीछे की तरफ, मतलब कि जो इसके ठीक पीछे पृथ्वी का ये वाला एरिया, यहाँ पर भी क्या होता है कि ज्वार की स्थिति बनती है। तो पृथ्वी के ठीक पीछे ज्वार क्यों आता है, तो उसके कारण आप बताइए। जैसे मैंने बताया कि पृथ्वी का जो गुरुत्व केंद्र है वो इस तरफ खिसका है। कितना खिसका है आप देख लीजिएगा डाटा वगैरह, ये करीब मेंटल में पड़ता है, मतलब कोर से खिसक करके ये मेंटल में आ जाता है। तो यहाँ पर ये आपको देखने को मिलेगा। अब दूसरा ये कारण ये है कि जो पृथ्वी का गुरुत्व केंद्र इस तरफ चला आया है, तो गुरुत्व केंद्र इस तरफ खिसकने की वजह से यहाँ पर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आप सुन रहे हैं, आप जान रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि पृथ्वी जब चक्कर काट रही है, तो पृथ्वी जब, इसको थोड़ा समझिए। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये आप देख रहे हैं, ये क्या है, ये एक ग्लोब है, ग्लोब आप देख रहे हैं। तो पृथ्वी क्या हो रही है, कुछ इस तरीके से इस तरह चक्कर लगा रही है, इस तरीके से क्या हो रही है, चक्कर लगा रही। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो आप जाने ना, पृथ्वी इस तरह से तो घूम रही है, पृथ्वी के सापेक्ष जो जल जो होता है वो उसके सापेक्ष तो घूम नहीं पाता, इसलिए यहाँ पर आप जलधारा वगैरह भी मैंने बताया था इससे रिलेटेड। तो ये इस तरह घूमेगा, जब इस तरीके से पृथ्वी के इस तरीके से घूमेगी पृथ्वी, तो उस वजह से तो यहाँ जो पीछे की तरफ जो इसका जो उभय गुरुत्व केंद्र था वो खिसक करके यहाँ पर आ जाएगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल कम होने की वजह से इसके पीछे का जो पानी था, जो यहाँ का जो पानी है, मतलब समंदर का जो पानी, वो पीछे की तरफ उठ जाएगा। तो इस वजह से पीछे की तरफ उठ जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, उसके पीछे की तरफ भी यहाँ पर हमें ज्वार देखने को मिलता है। इसलिए जो मेन यहाँ पर ऐसी स्थिति आएगी तो उसके पीछे की तरफ भी ज्वार आता है। उसका कारण यही है कि उभय गुरुत्व केंद्र का
यहाँ पर चंद्रमा की तरफ खिसक जाना। इस वजह से यहाँ पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो उतना खिसक जाता है, एक तरफ हो जाता है। इस वजह से यहाँ पर क्या हो रहा होता है कि ये पानी जो है पीछे की तरफ उड़ जाता है। यहाँ पर भी ज्वार की स्थिति हमें देखने को मिलती है। तो ये तो बातें हो गई जो मैंने बताया आपको कि ऐसे ज्वार की स्थिति हमें देखने को मिलती है। लेकिन ये तो बात हो रही है जब पूर्णिमा की बात है, तो ये ऐसी स्थिति कब बनेगी, दीर्घ ज्वार आएगा, जो तरंगे होंगी काफ़ी ऊंचे उठेंगी। तो आप ये भी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ पर तो सूरज का भी तो अपना एक कह सकते हैं आकर्षण बल होगा। तो कर्षण बल जो सूरज का होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, तो सूरज के कर्षण बल की वजह से भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि ज्वार आएगा। लेकिन चूंकि चंद्रमा का कर्षण बल ज़्यादा है पृथ्वी के सापेक्ष में, देखें वैसे तो सूर्य का तो सबसे ज़्यादा, लेकिन पृथ्वी पर सूरज की दूरी उसकी ज़्यादा है। दूरी ज़्यादा होने की वजह से उसका कर्षण बल उतनी ताकतवर या उससे उतनी अच्छे से काम नहीं कर पाता है। और जो चंद्रमा होता है उसका कर्षण बल काफ़ी ज़्यादा होता है। अब जान रहे हैं कि जो चंद्रमा का जो कर्षण बल होता है वो 2.17 गुना होता है, या 2.2 गुना आप कह सकते हैं, जो सूरज के इतना गुना होता है। 2.17, ये कहीं क्वेश्चन भी आया, आप इसको आप समझ लीजिएगा, 2.17 गुना इसका होता है। तो यहाँ पर एक तो स्थिति यहाँ पर ऐसी आएगी पूर्णिमा पे। अब ये सूरज, ये जो चंद्रमा है जब खिसक करके यहाँ पर, ये इसको आप कह सकते हैं लीनियर पोजीशन है। और ये लीनियर का मतलब रैखिक स्थिति है, इसको सिजगी के नाम से भी जानते हैं। ऐसी स्थिति बनती है जब सभी एक सीध रेखा में आ जाते हैं, सूरज भी है, अर्थ भी है, मून भी है। लेकिन ये जब सूरज जब यहाँ पर जब खिसक करके जब 15 दिन बाद जब जो यहाँ पर अमावस्या का जब दिन आ जाएगा, यहाँ पर मतलब कि यहाँ से जब खिसकने के बाद में जब ये यहाँ पर अमावस्या के दिन पे आ जाएगा, ये अमावस्या कैसे होगी उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो आप देख रहे हैं ये अर्थ हो गई, ये हो गया मून हो गया, ये हो गया सन हो गया। तो सूरज की लाइट जो है वो यहाँ पर पड़ेगी, और जो रात की कंडीशन बनेगी रात में, तो ये इस हिस्से पर तो लाइट पड़ेगी, तो ये हिस्सा तो दिन में होगा, तो दिन में तो हमें चंद्रमा दिखेगा। लेकिन रात में जो स्थिति बनेगी, तो रात की स्थिति में क्या होगा कि ये वाले हिस्से में हमें चंद्रमा नहीं दिखेगा। तो इसको अमावस की रात भी नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये कैसी स्थिति बनेगी, अमावस की रात में। अमावस की रात के टाइम पे भी अभी मैं बताऊंगा आपको। तो देखिए यहाँ पर ये हिस्सा रहेगा, यहाँ पर एक तो सूरज का कर्षण बल और ये मून का भी, मतलब चंद्रमा का भी, ये कर्षण बल की वजह से यहाँ पर भी दीर्घ ज्वार की स्थिति बनेगी। ये कैसी है, अमावस्या की रात है। अमावस्या की रात में भी यहाँ पर क्या होगा कि दीर्घ ज्वार आएगा। लेकिन चूंकि ये जो कर्षण बल जो मैंने बताया लग रहा है, इसकी वजह से उभय गुरुत्व केंद्र जो है पृथ्वी का खिसक करके यहाँ पर आ जाएगा। और जब यहाँ पर खिसक करके आ जाएगा तो गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी का उतनी मतलब कि एक तरफ खिसक जाएगा, इसकी वजह से दूसरी तरफ का पानी भी ये ऊपर की तरफ उठेगा। इस वजह से ज्वार, ये क्योंकि वो घूम रहा है ना, घूमने की वजह से ये जो आप पढ़ते हैं ना, तो उसकी वजह से अपकेंद्रीय अवकेंद्रीय बल वगैरह पढ़ते हैं ना, तो उसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर पृथ्वी का पानी जो है वो घूमने की वजह से ये वाला हिस्सा बाहर की तरफ, ही मैंने बताया था ना, अभी देखिए मैं ऐसे ऐसे घुमा रहा था इसको, तो ऐसे जब मैं इसको घुमा रहा था, लेकिन हाथ जब छूटा तो ये दूर जाकर गिरा। तो उसी तरीके से जब पृथ्वी का जो रोटेशन, जब पृथ्वी घूम रही है ना, उसकी वजह से एक बाहर की तरफ जो बल काम कर रहा है, उसकी वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, पानी दूसरी तरफ जा रहा है। और गुरुत्वाकर्षण की वजह से तो बिल्कुल एक ही जगह पर रहता है, लेकिन जब गुरुत्वाकर्षण का बल, गुरुत्वाकर्षण एक तरफ खिसक जाने की वजह से दूसरी तरफ भी हमें ज्वार देखने को मिलते हैं। अब प्रश्न आता है कि अमावस की रात में या फिर पूर्णिमा की रात में, दोनों में अगर जो आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि किसका ज्वार सबसे ज़्यादा ऊंचा होगा, अमावस का कि पूर्णिमा का, तो आप अपने स्तर पर आप सोचिए कि आखिर किसका ज्वार ज़्यादा ऊंचा होगा। तो वैसे तो ज्वार तो लगभग ऊंचे होंगे दोनों तरफ के, लेकिन ये इसमें और इस पोजीशन में जो ये ज्वार की स्थिति बन रही दीर्घ ज्वार में, तो किसका ज्वार ज़्यादा ऊंचा होगा। तो सीधी बात है कि आप इसका ज्वार ज़्यादा ऊंचा होगा, क्योंकि इसमें सूरज का और चंद्रमा का दोनों के कर्षण बल काम कर रहे हैं। इस वजह से यहाँ पर क्या होगा कि दीर्घ ज्वार, यहाँ पर दीर्घ ज्वार तो बनेगा, लेकिन तुलनात्मक रूप से इसका ज़्यादा ऊंचा ज्वार ये होगा। और अब जान लें दीर्घ ज्वार लघु ज्वार के बीच की जो गैप होता है उसको हम लोग ज्वार रेंज के नाम से जानते हैं, ज्वार परास बोलते हैं। तो ये क्या होगा कि यहाँ पर एक ऐसी स्थिति बनेगी कि यहाँ पर भी दीर्घ ज्वार आएगा, इस तरफ भी इस तरफ भी। तो आप जान लेना एक ऐसी अमावस को पूर्णिमा को दीर्घ ज्वार आता है, ये आप समझ गए होंगे। ये यहाँ पर ये स्थिति, ये पूर्णिमा की स्थिति, ये अमावस। अब इसको समझ गए होंगे ना, मैं आगे चल करके बताऊंगा पूर्णिमा अमावस वगैरह कैसे आती, तो फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। देखिए जैसे यहाँ पर सूरज है, सूरज की किरणें यहाँ पर पड़ेंगी, तो यहाँ पर क्या होगा, दिन होगा, यहाँ पर क्या होगी, रात होगी। रात में आपको चंद्रमा दिखेगा नहीं, चंद्रमा चूंकि इस तरफ है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये अमावस की रात होगी। यहाँ पर जब देखेंगे तो ये ऐसी स्थिति बनेगी, यहाँ पर होगा ये
ये पृथ्वी होगी, ये होगी रात, इस पर सनलाइट पड़ेगी, यहाँ पर हो जाएगी पूर्णिमा, पूर्णिमा में क्या होगा, हमें पूरा चंद्रमा में देखने को मिलेगा। ये दोनों सिजिगी की पोजीशन है, इनको आप लोग अपने दिमाग में रख लीजिएगा। अभी इसमें हम बात करेंगे कि एम्फीड्रोमिक पॉइंट है, आखिर ये क्या होता है उसकी भी हम चर्चा करेंगे। दरअसल एम्फीड्रोमिक पॉइंट क्या है, जैसे मान लीजिए सूरज मतलब चंद्रमा का जो कर्षण बल की वजह से जो ज्वार की स्थिति बनती है, तो ज्वार का पानी ऊपर की ओर उठता है। तो अब ये ज्वार का जो पानी ऊपर की तरफ उठता है, उसका एक जो सबसे ऊपर उठा हुआ बिंदु, मतलब कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा ये काम करता है ट्रैक्शन फोर्स, तो इसकी वजह से जो ये ऊपर का जो बिंदु होता है उसको हम लोग बोलते हैं एम्फीड्रोमिक पॉइंट के नाम से इसको जाना जाता है। ये इसको आप याद रखिएगा, एम्फीड्रोमिक पॉइंट क्या है ये याद रखिएगा। मतलब कि जब ज्वार का सबसे ऊंचा बिंदु ही एम्फीड्रोमिक पॉइंट कहलाता है, उसके जब वहाँ से ज्वार की तरंगे जब नीचे की ओर आती हैं और उसकी वजह से क्या होता है कि आसपास के एरिया में तरंगे फैलती हैं, उसकी वजह से कहीं कहीं पर डबल टाइड के नाम से हम लोग जानेंगे जब इंग्लैंड में आएगा, उसकी भी हम चर्चा भी हम आगे करेंगे। तो ये आप याद रखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं एम्फीड्रोमिक पॉइंट। ये दोनों स्थितियाँ मैंने बताई हैं, ये वाली स्थिति, ये वाली स्थिति, ये वाला उभय गुरुत्व केंद्र यहाँ पर आ गया है। और ये उभय गुरुत्व केंद्र होता क्या है, मेंटल में होता है, याद रखिएगा मेंटल में। जैसे क्रस्ट मेंटल कोर हम पढ़ते हैं ना, तो कोर से खिसक करके मेंटल की तरफ आ जाता है। किसके सापेक्ष, चंद्रमा के सापेक्ष हम बात कर रहे हैं इसको। आइए बात करते हैं दूसरी स्थिति बनेगी। तो ये तो हो गए दीर्घ ज्वार की स्थितियां, ये बन गई जो मैंने बताई आपको, दीर्घ ज्वार की स्थिति बन गई। अब आइए बात करते हैं लघु ज्वार की स्थिति में। हम जब देखेंगे तो ये देखिए, इसको हम लोग क्वाड्रेचर भी बोलते हैं या नीप टाइड या लघु ज्वार, कुछ भी बोल लीजिए, आपको जैसे समझ में आए, जिस तरीके से परीक्षा में प्रश्न आ जाए। क्वाड्रेचर मतलब एक चतुर्थांश या चतुर्थ मतलब एक चौथाई वाला हिस्सा आप समझ लीजिए। देखिए सूरज, पृथ्वी और चंद्रमा जब 90 डिग्री के कोण पर स्थित होते हैं, यहाँ पर सूरज है, यहाँ पर चंद्रमा, यहाँ पर ये अर्थ है, ये चंद्रमा हो गया, ये तीनों आप देख रहे हैं ना। ये तब होगा जब करीब जो हमें चंद्रमा करीब आधा दिखता है, मतलब कि आधा हमें नहीं दिखेगा, आधा दिखेगा, उस स्थिति में इसको हम लोग बोलते हैं, ये वाला यहाँ पर चतुर्थांश की स्थिति बनती है। ये वाला हिस्सा आप देख रहे हैं ये। तो इसमें अब जब देखेंगे तो हमें देखने को ये मिलेगा कि यहाँ पर देखिए चंद्रमा की वजह से यहाँ पर टाइड आएगी, सूरज की वजह से यहाँ पर टाइड आएगी, और सूरज के अपोजिट में यहाँ पर भी आएगी, चंद्रमा के अपोजिट में यहाँ पर भी आएगी। चारों तरफ जब बट जाएगा, चारों की तरफ बट जाएगा तो क्या होगा, लघु ज्वार की स्थिति ये बनती है। तो आप देखिए ये 90 डिग्री के कोण पर ये 90 डिग्री पर स्थित रहेंगे, और ये ऐसा नहीं यहाँ पर नहीं, ऊपर भी आ जाएंगे तब भी वही स्थिति रहेगी, चाहे वो नीचे की तरफ हो चाहे ऊपर की तरफ हो, यहाँ पर ये स्थिति बनती है। इसको हम लोग बोलते हैं लघु ज्वार या क्वाड्रेचर की स्थिति या नीप टाइड के नाम से भी इसको जाना जाता है। देखिए एक तो यहाँ पर इसकी वजह से यहाँ पर टाइड आ गई, ये चंद्रमा की। अब इनमें से बताइए कि इन चारों में से किसकी टाइड सबसे ऊँची होगी, तो आप लोग बताइए इसमें से कौन सबसे ऊंचा होगा। तो इनमें से चारों में देखें तो जो चंद्रमा की तरफ होगा वो सबसे ऊंचा होगा, उसके बाद में उसके अपोजिट डायरेक्शन में, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। आप समझ गए होंगे ना, ये चार टाइडें आती है, इसको हम लघु ज्वार बोलते हैं, एक ही समय पे 4 बार। देखिए ये चंद्रमा यहाँ पर है, यहाँ पर भी आएगी, इसके पीछे भी आएगी, यहाँ भी आएगी, यहाँ भी आएगी, और ये जो होती है वो दिन में 24 घंटे में 2 बार, एक यहाँ पे तो आती है, उसके ठीक अपोजिट तरफ भी आती है। तो इसको भी आप समझ सकते हैं, ये क्या कितनी बार, 4, क्योंकि इस तरफ भी आएगी, इसके पीछे भी आएगी, इसकी तरफ, इसकी तरफ। और क्यों आएगी, मैंने बताया कि चंद्रमा की वजह से इसका जो ये आप देख रहे हैं ना, ये जो उभय गुरुत्व केंद्र है वो नीचे खिसक जाएगा। उभय गुरुत्व केंद्र के नीचे खिसकने की वजह से इसके पीछे की तरफ भी टाइड आएगी, और जो सूरज की तरफ का जो आप देखेंगे तो इसका भी जो यहाँ पर इसका गुरुत्व केंद्र होगा खिसक जाएगा, तो ये इसकी वजह से इस तरफ ये भी अपनी तरफ खींचेगा ना, तो यहाँ पर भी हल्की सी टाइड आएगी, इसके अपोजिट डायरेक्शन भी यहाँ पे भी टाइड आएगी, और ये भी उसके अपोजिट में तो यहाँ पे भी आएगी। तो सूरज के सापेक्ष हो, लेकिन पृथ्वी में भी इसको कभी तब थोड़ा सा खींचेगा, इसके सापेक्ष भी गुरुत्व केंद्र थोड़ा सा इस तरफ खींचेगा। एक तरफ, दोनों तरफ अगर जो किसी चीज़ को खींच लिया जाए, एक तरफ आपका कोई हाथ इधर से खींच रहा है, एक आप इधर खींच रहा है, तो ऐसी स्थिति बनेगी। मान लीजिए आप 2 लोग हैं, तो मान लीजिए आप पिज्ज़ा खा रहे हैं, सबको आए 2 लोग होंगे तो आधा आधा मिलेगा, लेकिन अभी 2 लोग और आ जाएंगे, नहीं हम भी खाएंगे, हम भी खाएंगे, 4 लोग हो जाएंगे तो पिज्ज़ा की एक स्लाइस सबको मिलेगी, तो आपस में बढ़ जाएगा। तो जिसको ज़्यादा कोई भूखा होगा उसका पूरा पेट तो भर नहीं पाएगा, क्योंकि वो एक ही स्लाइस पाया है। लेकिन अब अगर 2 ही लोग होंगे तो फिर क्या होगा, सबको ज़्यादा मिल जाएगी, आधा आधा लोग खाएंगे, वो अकेला होगा तो अकेले ही डकार जाएगा। तो उसी तरीके से कहने का मतलब यही है कि ये क्या होता है कि 4 भागों में बंट जाता है, इसकी वजह से लघु ज्वार की स्थिति बनती है। दीर्घ ज्वार जो आता है वो ऐसी स्थिति में जो मैंने बताया है, ये वाली स्थिति बनती है, और इसको आप याद रखिएगा। यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी। अब आप सोचिए कि यहाँ पर आपको कैसा, इसके सापेक्ष आप देखेंगे तो ये आधे चंद्रमा आपको दिखेगा, ये इसको बोलते हैं आपको, मतलब कि आप देखेंगे तो करीब आपको आधा चंद्रमा आपको देखने को पूर्णमासी के करीब 7 दिन बाद, और पूर्णमासी के करीब 7 दिन, अमावस के 7 दिन बाद, ऐसी स्थिति में आपको देखने को ये मिलता है। तो इसको आप समझ सकते हैं। आइए समझते हैं आगे और कि कौन कौन से टाइड होते हैं और क्या क्या खासियत है, उनके बारे में चर्चा करते हैं।
तो ये हो गई स्थिति। आप आइए और भी देखते हैं। तो अब जब देखेंगे तो अब इनमें आप कई सारे और भी, ये तो बेसिक टाइड जो प्रकार जो मैंने बताया आपको, लघु ज्वार, दीर्घ ज्वार, परीक्षा में बेसिक स्तर पर लगभग सिर्फ यहीं से प्रश्न आते हैं। इसके ऊपर आपको प्रश्न ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन जब इसका एक लेवल बढ़ेंगे और इसमें देखेंगे और भी कई सारी स्थिति बनती हैं, तो उसमें जब हम देखेंगे तो एक होता है उपभू ज्वार, एक होता है अपभू ज्वार। ये क्या होता है? ये इसको पेरिजीटाइड या अपोजिटाइड बोलते हैं। इनमें क्या होता है उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि आखिर ऐसी स्थिति कैसे बनती है। आपको पता होगा कि जो पृथ्वी के चंद्रमा जो चक्कर लगाता है, तो ऐसी स्थिति आती है जब पृथ्वी के सबसे समीप चंद्रमा होता है तो उसको उपभू, ऐसे होता नहीं है उप जिलाधिकारी, जो जिलाधिकारी के सबसे समीप होता है तो उसको उप जिलाधिकारी बोलते हैं। सबसे समीप हो उसको उपभू बोलते हैं, इंग्लिश में पेरेजी, और उसको अपोजी। तो इसको याद है, उपभू में इसकी दूरी 3,56,000 किलोमीटर और अपभू में 4,07,000 किलोमीटर की दूरी दोनों के बीच में होती है, उपभू अपभू। इनको याद रखेगा। अभी अगर जो इनके बीच में देखेंगे तो या जब उपभू की स्थिति बनेगी तो उपभू की स्थिति में ऐसी स्थिति बनेगी कि यहाँ पर ज्वार जो होगा ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा आएगा, मतलब ज़्यादा ऊंचा ज्वार आएगा यहाँ पर। और जब उपभू क्योंकि क्यों दूर होगा, तो सीधी बात है दूर होगा तो उसका ट्रैक्शन फोर्स थोड़ा कम हो जाएगा। तो इस वजह से क्या होगा कि वो थोड़ा सा कैसे थे, कर्षण बल कम होने की वजह से क्या होगा कि वो थोड़ा सा, यहाँ पर आप जब स्थिति देखेंगे तो ज्वार की ऊंचाई थोड़ी कम रहेगी। अब इसी के सापेक्ष जब हम चंद्रमा के सापेक्ष तो देख चुके, अब सूरज के सापेक्ष भी थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि सूरज की वजह से भी तो यहाँ पर ज्वार आते हैं। तो उनके सापेक्ष जब हम देखेंगे तो इसको बोलते हैं उपसौर अपसौर की स्थिति बनती है। उपसौर में सबसे पास, अपसौर में सबसे दूर। उपसौर की दूरी 147.1 मिलियन किलोमीटर, ये 152.1 मिलियन किलोमीटर। 1 मिलियन में 10 लाख, अपने हिसाब से करोड़ में निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। तो इसको 147.1 मिलियन किलोमीटर की दूरी स्थिति उपसौर या इसको पेरीहिलियन बोलते हैं। तो पेरीहिलियन की स्थिति में ज्वार जो होगा वो थोड़ा सा ज़्यादा ऊंचा आएगा, उपसौर की तुलना में थोड़ा कम ऊंचा आएगा। तो ऐसी स्थिति में जब बनेगी, देखिए आप देखें यहाँ पर कम है, यहाँ पर ज़्यादा है। इनकी दूरी इस तरफ देखेंगे तो दूरी कम है, यहाँ की दूरी ज़्यादा है। और जो उपसौर की स्थिति 3 जनवरी और अपसौर की स्थिति 4 जुलाई। तो इन दोनों के बीच जब 3 जनवरी को पृथ्वी सबसे पास होती है, 4 जुलाई को सबसे दूर होती है। दोनों स्थितियाँ मैंने आपको बता दी। अब इसमें एक प्रश्न और भी इसमें पूछा जाता है कि एक होता है कि इक्वेटोरियल टाइड, आप सुने होंगे, मतलब कि भूमध्य रेखीय जो होते हैं। एक होता है ट्रॉपिकल टाइड। तो ऐसे जैसे मान लीजिए हम आपको थोड़ा सा आपको बता देते हैं कैसी स्थिति बनेगी। आपको जैसे सामने आपको ये दिख रहा है ग्लोब है। ग्लोब आप जान रहे हैं कि ग्लोब देखिए, पृथ्वी होना तो इस तरीके से चाहिए था, इस तरह पृथ्वी पूरी गोलाकार घूमती, लेकिन पृथ्वी क्या अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इस वजह से क्या होता है कि इस तरीके से ये घूमता है। तो घूम रही पृथ्वी जैसे पूरब से पश्चिम की ओर। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि पृथ्वी तो अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी भी है, लेकिन चंद्रमा अपने अक्ष पर 5 डिग्री झुका है। तो पृथ्वी का 23.5, चंद्रमा का 5 डिग्री, टोटल मिला करके हो जाएगा 28.5 डिग्री। तो 28.5 डिग्री की स्थिति में क्या होता है कि चंद्रमा सीधे ट्रॉपिकल पे, या मतलब ये आप बिल्कुल भूमध्य रेखा पे चक्कर ना काट करके ऐसी स्थिति बनती है कि चंद्रमा क्या होता है कि 28.5 डिग्री के समकक्ष में आप देखें, 28.5 से यहाँ पर करीब आप देखेंगे तो करीब यहाँ से 23.5 होगी, इसके ऊपर 28.5 पड़ेगी। तो जो चंद्रमा होता है वो 28.5 से यहाँ पर इस तरीके से यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, पूरा 28.5 नॉर्थ से साउथ की तरफ इस तरीके से यहाँ पर ये चक्कर लगाता है 28.5 के। जैसे मैं आपको बता दूँ कि ये हो गया चंद्रमा, इसको मार्कर को मान लेते हैं, और ये हो गई पृथ्वी हो गई। तो अगर जो ये तो 23.5, अगर जो सीधे लाइन पे होता तो यहाँ पे चक्कर काटता, लेकिन पृथ्वी आप जान रहे हैं कि 23.5 डिग्री झुकी हुई, लेकिन चंद्रमा भी 5 डिग्री झुका हुआ है। तो दोनों की झुकाव की वजह से क्या होगा कि ये यहाँ पे जैसे इस तरीके से चक्कर काटेगा, यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से, फिर यहाँ से, फिर इस तरीके से चक्कर काटता है। इस वजह से यहाँ पर जब चंद्रमा यहाँ पे सापेक्ष होगा तो यहाँ पर कैसे ट्रॉपिकल टाइड आएंगे, जब भूमध्य रेखा पे आ जाएंगे तो इक्वेटोरियल टाइड आएंगे। उसी तरीके से स्थिति यहाँ पर बनती रहती है। तो आप लोग अब बताइए कि दोनों के बीच में ज्वार की स्थिति कैसे, कौन किसमें टाइम पे सबसे ज़्यादा ऊंचे, इक्वेटोरियल टाइड सबसे ज़्यादा ऊंचे होंगे, ट्रॉपिकल टाइड ऊंचे होंगे। तो आपको बता दूं कि जो ट्रॉपिकल टाइड, क्योंकि इसके बीच में दूरी ज़्यादा हो जाती है, और यहाँ पर चूँकि सबसे ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स वगैरह यहाँ पर काम, और सबसे पास में स्थिति बनती है। तो इस वजह से यहाँ पर जब चंद्रमा पृथ्वी के समीप आता है तो यहाँ पर सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटोरियल, इक्वेटर पे जब आता है चंद्रमा ना, तो इस पे से ये कब स्थिति बनती, मतलब कि एक बार जब पृथ्वी का चक्कर काटेगा तो 2 बार 1 महीने में 2 बार स्थिति ऐसी बनती है। तो एक बार यहाँ पर, एक बार इसके ठीक पीछे की साइड में, क्योंकि पूरा चक्कर काटेगा ना तो इस तरफ काटेगा, तो यहाँ पर भी तो पीछे कहीं इक्वेटर पर आएगा ना, इस तरीके से चक्कर काटेगा। तो एक ऐसी स्थिति बनती है, 2 बार बनती है। और बाकी इसके बीच में जो आते हैं उसको हम क्या लोग बोलते हैं,
इसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिकल टाइड। तो ऐसी स्थिति बन गई। अब इसको 28.5 पे आप लोग समकक्ष मान लीजिएगा, 28.5 उत्तरी से 28.5 दक्षिण की तरफ भी उसके चारों तरफ चक्कर काटता है। वो ऐसी स्थिति को क्या हम लोग बोलते हैं कि उस लोग बोलते हैं इक्वेटोरियल, और दूसरा मैंने बताया आपको ट्रॉपिकल टाइड। अब तो ये हो गई बात है, लेकिन और ये आप लोग मैं बता दूं कि आखिर दरअसल जब ज्वार आते हैं तो उससे कैसी स्थिति बनती है, कि ज्वार की स्थिति जब बनेगी तो कैसी कैसी स्थितियां बनती है, एक बार जहां ज्वार आता है वहां दोबारा कब आता है, तो उसकी भी हम बात करेंगे कि आखिर जैसे मान लीजिए इस फिगर के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं। ये हो गया सन, हो गया ये मून, हो गया ये अर्थ, हो गया, ये तीनों क्या है एक लाइन में स्थित है। मान लीजिए जैसे यहाँ पर दोपहर के 12 बजे हुए हैं, ये क्या है यहाँ पर दोपहर के 12, जब यहाँ पर दोपहर के 12 बजे होंगे तभी तो एक पूरी सीधी रेखा में होंगे ना, यहाँ पर 12 बजे होंगे, इसके ठीक पीछे रात को 12 बजे होंगे। तो मान लीजिए ये तीनों स्थिति में ऐसी स्थिति बनी, तो यहाँ पर क्या हुआ, ज्वार आया, तो यहाँ पर ज्वार आएगा तो इसके ठीक पीछे यहाँ पर भी ज्वार की स्थिति बनेगी। लेकिन अब क्या इस जगह पर मान लीजिए बिल्कुल ठीक जगह, ये कोई एक बिंदु में मान लेता हूँ जैसे कोई भूमध्य रेखा पर स्थित, भूमध्य रेखा की मैं ऐसे कोई बात कर लेता हूँ, जैसे मैं मान लेता हूँ कि जैसे कोई भी आप द्वीप ले लीजिए, चलिए मैं आपको मानचित्र पर थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए भूमध्य रेखा पर स्थित कोई भी देश आप ले लीजिए, यहाँ पर इंडोनेशिया का कोई देश, सुमात्रा को मान लीजिए हम ले लेते हैं। तो अगर जो सुमात्रा को मैंने ले लिया, यहाँ पर मान लीजिए सुमात्रा हो गया, इसके भूमध्य रेखा के पास में स्थित है सुमात्रा, तो ये यहाँ पर मैंने ले लिया, तो क्या ये यहाँ पर है, तो क्या जब पृथ्वी का पूरा एक घूर्णन पूरा हो जाएगा तो क्या ठीक 12 बजे अगर जो यहाँ पर ज्वार आया था तो क्या ठीक 12 बजे वहाँ पर ज्वार आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पर ये, क्योंकि पृथ्वी जो चक्कर काट अपना जो घूर्णन करती है उसके सापेक्ष चंद्रमा भी तो कुछ घूर्णन करेगा। मतलब अगर जो पृथ्वी पूरा एक चक्कर काटेगी तो चंद्रमा भी तो अपने अक्ष पे थोड़ा सा खिसकेगा, जितना खिसकेगा उतनी देर बाद यहाँ पर ज्वार की स्थिति बनेगी। तो उसकी आखिर उसको जब मानक मानते हैं तो कितना हो जाता है, तो अगर जो एक जगह पर ज्वार आया है उसके सापेक्ष दूसरी बार ज्वार वहाँ पर कितनी देर बाद आएगा, तो उसकी जो होती 24 घंटे 50 मिनट बाद वहाँ पर ज्वार आता है। कितनी देर बाद? 24 घंटे 50 मिनट बाद। अगर जो यहाँ पर पृथ्वी, यहाँ पर मान लीजिए सुमात्रा था, यहाँ पर क्या था, सुमात्रा था, उसके अगर जो सुमात्रा घूम करके फिर एक राउंड मार करके अगर जो इसके सापेक्ष आ जाएगा तो उस उतनी देर में 24 घंटे में चंद्रमा की स्थिति भी तो यहाँ पर कहीं आ जाएगी, थोड़ा खिसकेगा, तो जब यहाँ पर आएगा तभी तो वहाँ पर ज्वार की स्थिति बनेगी। तो एक जगह पर जब ज्वार आता है तो वहाँ पर उसके सापेक्ष में उसके कितनी देर बाद, 24 घंटे 50 मिनट बाद वहाँ पर ज्वार की स्थिति बनती है। तो अगर ये तो हो गई दैनिक ज्वार की बात हो गई। अर्धदैनिक ज्वार, अर्धदैनिक ज्वार जो है उसकी जो टाइमिंग होगी, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ज्वार आया तो उसके बाद में ये वाला हिस्सा जब यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर, तो उसके बीच में जब जाएगा तो इसके ठीक पीछे वाले हिस्से पे भी तो ज्वार आता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर, इसको हटा दीजिए यहाँ से, जैसे यहाँ पर मैंने बताया ये वाला हिस्सा है तो इसके पीछे भी ज्वार आता है। लेकिन अगर ये वाला हिस्सा 12 घंटे बाद इसके पीछे जाएगा तो ये वाला तब तक चंद्रमा थोड़ा सा इधर खिसक जाएगा, तो इधर खिसकेगा तो यहाँ पर ज्वार आएगा ना, तो उसके बीच की जो दूरी होती है इसको आधा कर दीजिएगा, तो 12 घंटे 25 मिनट, 12 घंटे 25 मिनट बाद ज्वार की स्थिति उस जगह पर बनती है जहाँ पर ज्वार आया हुआ होता है। तो इसको समझ लीजिएगा, क्योंकि पृथ्वी के सापेक्ष जब चंद्रमा भी तो अपना वो क्या करेगा, उसका चक्कर लगाएगा, तो थोड़ा सा अपनी कक्षा पे वो आगे बढ़ जाएगा। उस वजह से क्या होगा कि उसकी जो टाइमिंग होती है 50 मिनट ज़्यादा होती है। 24 घंटे में 50 मिनट का जो होगा उसकी जगह पर चंद्रमा के यहाँ पर आएगा, तो इस वजह से क्या होगा कि वो थोड़ी देर बाद वहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो वो याद रखिएगा, एक जगह पर ज्वार आता है उसके ठीक उसी जगह पर 24 घंटे बाद ज्वार ना आकर के 24 घंटे 50 मिनट बाद ज्वार आता है। तो ये हो गई बातें। और जब हम इसमें देखेंगे तो इससे रिलेटेड कई सारे सिद्धांत है, उसको हम आगे चल करके वीडियो में बताएंगे। जैसे प्रगामी तरंग सिद्धांत वेवेल का है, स्थैतिक तरंग सिद्धांत आर्य हैरिस का है, संतुलन सिद्धांत न्यूटन का है, नहर सिद्धांत जी बी हैरी का है, गतिक सिद्धांत लाप्लास का है। बहुत सारे इससे रिलेटेड सिद्धांत भी बताए गए हैं, उनके बारे में आपको आगे चल करके बताएंगे। लेकिन यहाँ पर एक डबल टाइड की स्थिति बनती है, इसको गुल्डर के नाम से जानते हैं। तो गुल्डर क्या है उसको मैं थोड़ा सा समझता हूँ, आपको मैं समझाता हूँ आपको क्या होता है, गुल्डर क्या होता है। तो एक जैसे मान लीजिए मैंने बताया यहाँ से कि थोड़ा सा आप लोग इसको समझिए। जैसे ये हो गया, और मैंने बताया कि यहाँ पर एम्फीडोमिक पॉइंट, तुम्हें मैंने चर्चा किया था, एम्फीडोमिक पॉइंट जो था ये जहाँ पर ज्वार का सबसे ऊंचा बिंदु होता है, तो यहाँ पर ज्वार की स्थिति बनेगी। तो ये जैसे पृथ्वी अपना जैसे इस तरीके से घूमेगी, पृथ्वी जिस तरीके से घूमेगी तो एम्फीडोमिक पॉइंट क्या उसी तरीके से उसी के सापेक्ष घूमेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर
ज्वार यहाँ पर आया, चंद्रमा यहाँ पर है, पृथ्वी जिस तरीके से घूम रही है, पृथ्वी इस तरीके से घूम रही है, तो चंद्रमा अगर जो बिल्कुल उसी स्थिति में होता, लेकिन क्या है चंद्रमा थोड़ा सा धीमे घूम रहा है, पृथ्वी उससे तेज़ घूम रही है, इसलिए एम्फीड्रोमिक पॉइंट जो है उसके उल्टी दिशा में घूमता है। जैसे पृथ्वी क्या इस तरीके से घूम रही है तो एम्फीड्रोमिक पॉइंट इस तरीके से आएगा, क्योंकि क्या होगा ये इस तरीके से घूमेगा, पृथ्वी इस तरीके से घूमेगी तो ये उसको उस तरीके से वहाँ पर स्थित तो रह नहीं पाएगा, क्योंकि चंद्रमा थोड़ा स्लो चक्कर काट रहा है। तो क्या होगा कि ये जब ये पृथ्वी यहाँ से घूम जाएगी तब भी एम्फीड्रोमिक पॉइंट तो पीछे की तरफ खिसकता हुआ आपको देखने को मिलेगा। जैसे महासागरीय धाराएं आपको खिसकते हुए मिलती हैं, उसी तरीके से एम्फीड्रोमिक पॉइंट भी थोड़ा पीछे खिसकेगा। तो एम्फीड्रोमिक पॉइंट वही है जहाँ पर ठीक सीध में जब चंद्रमा जहाँ पर भी रहता हो उसकी सीध में बिल्कुल एक ज्वार का सबसे ऊंचा बिंदु एम्फीड्रोमिक पॉइंट कहलाता है। और वो उसके सापेक्ष जब एम्फीड्रोमिक पॉइंट के सापेक्ष जब क्या होता है कि जब तरंगे नीचे की ओर आती तो उसके उन तरंगों के साथ में, जैसे कोई पत्थर आप तालाब में फेंकते तो उसके साथ में तरंगे उठती हैं, उसी तरीके से तरंगे जब ज्वार के बाद जब भाटा की स्थिति आती तो वहाँ पर भी तरंगे नीचे की ओर जब गिरती हैं तो उन तरंगों की वजह से क्या होता है कि पहले तरंगे उठेंगी तो सीधी बात जो उठेगा वो गिरेगा भी, तो ऊपर की ओर जब उठती तो नीचे गिरती है। नीचे गिरने की वजह से क्या होता है कि तरंगे क्या होती है चारों तरफ फैलती हैं। इसकी वजह से जो इंग्लैंड का जो आप देखते हैं, इंग्लैंड जैसे मान लीजिए इंग्लैंड को आप देखेंगे तो इंग्लैंड का जो दक्षिणी एरिया है यहाँ पर आपको डबल टाइड मिलते हैं। एक टाइड जो होता है वो तो आपको जैसे ज्वार जो स्थिति बन रही चंद्रमा वाली इसकी वजह से तो आता ही है, लेकिन दूसरा वो जो ज्वारी तरंगों की वजह से क्या होता है वहाँ पर ऐसी स्थिति बनती है कि वहाँ पर दूसरा टाइड डबल टाइड आपको देखने को मिल जाता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा कि डबल टाइड, हालांकि ऐसा नहीं इंग्लैंड में आते हैं, बहुत जगह पे आते हैं, तो डबल टाइड आप लोग याद रखिएगा डबल टाइड क्या होता है। और दूसरी बात ये भी कि आप लोग सुनते होंगे कि फंडी की खाड़ी सबसे ज्वारी वाली खाड़ी है, और यहाँ पर क्या होता है कि ज्वारी खाड़ी होने की वजह से ये जो फंडी की खाड़ी दरअसल देखेंगे तो कनाडा के आपको किस हिस्से पर देखने को मिलेगी, कनाडा के पूर्वी हिस्से पर आपको फंडी की खाड़ी देखने को मिलती है। और फंडी की खाड़ी में जो है ज्वार की स्थिति कुछ ऐसी स्थिति वहाँ की है कि वहाँ पर ज्वार की स्थिति वो पानी काफ़ी ऊपर तक चढ़ जाता है, इस वजह से वहाँ पर ज्वार ऐसे ज़्यादा आते हैं। बाकी आप भारत में कांडला बंदरगाह जानते हैं, हुगली का नाम सुना होगा आपने, इन जगहों पर क्या होता है ज्वार की स्थिति भी आती है। और ज्वार भाटा एक ऐसी स्थिति है कि वो हर जगह पर आती है। इसलिए प्रगामी तरंग सिद्धांत क्या है, कैसे उससे में उसमें उन्होंने बताया जो तरंग जो मैंने बताया ना एम्फीडोमिक पॉइंट के साथ में उठती हैं, तो उसी को रिलेटेड ये तरंग का सिद्धांत दिया गया है। उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में इन सब टॉपिक के बारे में अच्छे से आपको कवर करूँगा, जो जो इंपॉर्टेंट होगा। प्रगामी तरंग सिद्धांत 1833, संतुलन सिद्धांत 1687, ये दोनों इंपॉर्टेंट। बाकी ये स्थैतिक तरंग सिद्धांत आर ए हैरिस, नहर सिद्धांत जी बी एरी, गतिक सिद्धांत लाप्लास, ये दरअसल कभी कदार जब आप किसी हाई लेवल का एग्जाम जब आप देंगे तो उनमें इस तरीके से आपको ये सुमेलित करने के लिए आएगा कि किसने कौन सा सिद्धांत इससे रिलेटेड दिया है। और इससे रिलेटेड मान लीजिए आपसे कभी प्रश्न आ जाए जो मैंने आपको बताए हैं इतने, तो आप उनको मेरे हिसाब से आप उनको कर लेंगे। तो क्या आपको कुछ एक आधे क्वेश्चन इससे रिलेटेड मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से एग्जाम में इस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं। तो आइए थोड़ा सा मैं आपको एक आधे नॉर्मल से क्वेश्चन भी आपको मैं बता देता हूँ कौन कौन से इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए एक यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सा एक समुद्री जल पर अधिकतम ज्वार उत्पन्न करने वाला बल डालता है। मतलब कि पृथ्वी पर जो सबसे ज़्यादा बल ज्वार उत्पन्न करने के लिए कौन सबसे ज़्यादा बल डालता है। ऑप्शन है सूर्य है, चंद्रमा है, शुक्र है, मंगल है। तो आप बताइए इनमें सबसे ज़्यादा ज्वार जो बल डालता है पृथ्वी पर जो गुरुत्वाकर्षण मतलब कि ज्वार के लिए, तो कौन सा होगा। ऑप्शन आप लोग अपने हिसाब से चूज़ कीजिए। अभी मैंने आपको पहले और इनमें बताया था कि जैसे पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा जो गुरुत्वाकर्षण मतलब कि कर्षण बल की वजह से ज्वार की स्थिति बनती है, जो सबसे ज़्यादा बल डालता है वो कौन होता है, चंद्रमा होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा चंद्रमा। और एक और है, जैसे देखिए क्वेश्चन और पूछा गया है कि किसी स्थान पर उच्च और निम्न ज्वार के दो चक्रों को पूर्ण करने के लिए कुल कितनी समयावधि की आवश्यकता होती है। ऑप्शन में 24 घंटे, 12 घंटे, 12 घंटे से कम, 12 घंटे से अधिक। मान लीजिए ये भी मैंने बताया सुमात्रा का जो मैंने आपको ऑप्शन दिया था, इस जगह पर अगर जो आपको इसको पूरा करना है, एक चक्कर पूरा करने के लिए दोबारा उस जगह पर ज्वार आए तो उसके लिए कितना समय चाहिए। तो उसके लिए आपको समय चाहिए, तो इसमें ऑप्शन दिए हुए 24 घंटे, 12 घंटे, 12 घंटे से कम, 12 घंटे से अधिक। तो आप इस पर क्या लगाएंगे, 24 घंटे से अधिक, क्योंकि इस जगह पर दोबारा यहाँ पर ज्वार आने के लिए आपको 24 घंटे से अधिक का समय इस पर चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 24 घंटे से अधिक हो जाएगा। और मान लीजिए एक क्वेश्चन पूछा गया है
सिद्धांत की मैं बात नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने बता दिया है। जैसे पूछा गया है कि प्रगतिशील लहर सिद्धांत किसका है, तो मैंने बताया वेबल का है। प्रगामी तरंग सिद्धांत इसको बोलते हैं। और भी इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे सम्मिलित करने के लिए, तो उसको मैं आपको आगे चल करके बताएंगे इनके बारे में, क्योंकि सिद्धांत के बारे में भी मैंने बहुत डीप में तो आपको बताया नहीं, आगे चल करके इससे रिलेटेड हम आपको बताएंगे। जैसे मैंने बताया आपको सामान्यतः दीर्घ ज्वार और लघु ज्वार के मध्य का अंतराल कितना होता है। आपको पता है कि पृथ्वी 30 घंटे, ऑप्शन भी मैं आपको दे देता हूँ, 24 घंटे, 7 दिन, 14 दिन, 28 दिन। अभी आपको मैंने बताया कि ये स्थिति चंद्रमा क्या करता है, करीब 1 महीने में पूरा चक्कर काट लेता है। तो पूरा चक्कर जब 1 महीने में काटेगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगी कि लघु ज्वार और दीर्घ ज्वार के बीच का डिफरेंस कितना होगा। देखिए जैसे यहाँ पर ये हो गया, ये ऐसी स्थिति बनी है 4, तो यहाँ पर जब चंद्रमा आया, जब 24 घंटे मतलब 30 दिन में अगर जो पूरे चक्कर काट रहा है तो उसका 1/4 कितने दिन में काटेगा, 7 चौक 28 कर दिया, 7 घंटे एक एवरेज में ले लेते, 7 घंटे में 7 दिन में, तो यहाँ पर 7, यहाँ पर फिर 14 दिन में, यहाँ पर फिर 21 दिन पे, यहाँ पर फिर 28 दिन पे, यहाँ पर इस तरीके से चक्कर काटेगा। तो यहाँ पर आए तो दीर्घ ज्वार हुआ और यहाँ पर आएगा तो लघु ज्वार होगा। तो इनके और इनके बीच के जो दिनों की जो गैपिंग होगी कितनी होगी, वो इन दोनों के बीच की गैपिंग 7 दिन की तो होगी, क्योंकि 14 दिन बाद तो फिर यहाँ पर फिर वही यहाँ पर पूर्णमासी की स्थिति बन जाएगी, तो फिर दीर्घ ज्वार आएगा। तो इन दोनों के बीच के जो यहाँ पे और जो ये यहाँ पर और यहाँ के बीच की जो डिफरेंस होगा वो 7 दिन का होता है। तो आप लोग इसको भी आप याद रखिएगा। देखिए मैंने आपको ये भी क्वेश्चन बता दिए, और जब इसमें आप जाएंगे बहुत सारे इसमें आपको प्रश्न मिल जाएंगे। अब देखिए प्रश्न के ऊपर है कि जैसे प्रश्न पूछा गया विश्व का उच्च ज्वार कहाँ आता है, तो उच्च ज्वार कहाँ पर आता है, वो मैंने बताया भी फंडी की खाड़ी कनाडा में है, वहाँ पर आता है। और भी इससे रिलेटेड देखेंगे कि निम्न में से कौन से कारण ज्वार भाटा के लिए संबंधित हैं, तो ऑप्शन है सूर्य, चंद्रमा, गुरुत्वाकर्षण या सूर्य एवं चंद्रमा। तो सूर्य और चंद्रमा दोनों आंसर हो जाएगा। और भी इससे रिलेटेड स्थिर तरंग सिद्धांत किसका है, हैरिस का भी मैंने बताया आपको। और भी इससे रिलेटेड जब क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो मैंने भी बताया कि चंद्रमा का ज्वार उत्पन्न करने वाला बल सूर्य के बल से कितने गुना अधिक है, तो 2.17 या 2.2 भी आप कह सकते हैं। इसको निकालेंगे तो 5/11 आएगा। तो यही सब क्वेश्चन है, अब मैंने बता दिया अब लगभग इसमें, और आप जिस तरीके से आएगा आप लोग उसी तरीके से उसको आप कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन और मैं बताता हूँ, यूजीसी नेट 2013 का क्वेश्चन है। ये पूछा गया है विशेष रूप से अमावस्या और पूर्णमासी के समय के आसपास होने वाले उच्च और निम्न ज्वार क्या कहलाते हैं, वृहद ज्वार कहलाते हैं। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, तो इनको आप लोग याद रखिएगा। तो यही सब प्रश्न है, बाकी लगभग मैंने आपको बता दिया है। इस तरीके के प्रश्न कंपटीशन एग्जाम में आप ऊपर से लेकर के नीचे तक जो भी आप एग्जाम देंगे, ये बेसिक तो यही आते हैं। लघु ज्वार, दीर्घ ज्वार, पूर्णमासी को कौन सा आएगा और अमावस को कौन सा आएगा, इन सब ये तो बेसिक क्वेश्चन है। बाकी आप इन सब में जाएंगे थोड़ा सा आपको अच्छे से और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, आप लोग इनको समझिएगा। ये भी इनमें अब आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए कि कब उपसौर ज्वार आएगा, अपसौर ज्वार आएगा, इनमें से कौन सा ज्वार ऊँचा होगा, कौन नीचा होगा, इन सब के बारे में। और एक लघु ज्वार और दीर्घ ज्वार के बीच में जो रेंज होती है उसको परास के नाम से जाना जाता है। ज्वार परास, उसको मैंने बताया आपको। डबल टाइड को गिल्डर बोलते हैं। और बाकी ये जो सिद्धांत है इनको आप लोग देख लीजिएगा। बाकी उपभू अपभू ज्वार ये सब है भाई, यही है, और कुछ इसमें ज्वार में कुछ है नहीं, लगभग मैंने बता दिया। तो आज के लिए इतना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए इतना है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।